नमस्कार फ्रेंड्स। आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमने उसके लैटिस कांस्टेंट वगैरह निकाले थे, उसके जो लैटिस पैरामीटर्स वगैरह, जो उसका यूनिट वॉल्यूम, यूनिट सेल का। आज मैं जो टॉपिक की बात करूंगा वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करूंगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में और उसमें क्या अंतर था, उसकी जो यूनिट सेल थी सिंपल क्यूबिक में, उसमें केवल 8 कॉर्नर्स पर ही एटम होता था। इसके क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के बीचों बीच एक केंद्र पर एक अन्य और परमाणु होगा। तो इस क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका में 8 कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी एक अन्य परमाणु होगा। वहां पर केवल सिंपल क्यूबिक में क्या होता था, केवल कॉर्नर्स पर 8 एटम्स होते थे। और एक दूसरी बात है, केंद्र का जो परमाणु है, केंद्र में बॉडी सेंटर्ड जो एटम है, वो कॉर्नर पर जितने भी एटम्स स्थित है उन सबको स्पर्श करेगा। तो इससे हम कैसे, जैसे एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है और केंद्र में एक एटम है और कॉर्नर्स पे ये और ये एटम है। तो केंद्र का एटम कॉर्नर्स के एटम्स को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो स्पर्श करेगा तो हमको लैटिस कांस्टेंट निकालना है। लैटिस कांस्टेंट का क्या मतलब है कि आपस में क्रमागत एटम्स के बीच की दूरी क्या है। तो ये इसकी एज लेंथ है। तो हम ज्यामिति से निकाल सकते हैं कि ये कितनी हो जाएगी, आर क्यों होगी, क्योंकि इसका तो 1/8 भाग ही होगा, तो आर त्रिज्या होगी इसकी, और ये कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या और आर डायमीटर 2r और आर, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कौन बैलेंस करेगा इसको, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहां a क्या है, लैटिस कांस्टेंट, दो क्रमागत एटम्स के बीच की दूरी। तो क्या आ गया ये 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 r स्क्वायर। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया लैटिस कांस्टेंट, 4/√3 r। तो ये लैटिस कांस्टेंट आ गया, तो लैटिस कांस्टेंट हमारा निकल गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें नेट लैटिस पॉइंट कितने होंगे। तो हमने बताया था जो 8 कोनों पे है, 8 कोनों पर स्थित परमाणु उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना रोल अदा करेंगे, 1/8। तो 8 तो ये हो गया और 1/8, तो 8 कॉर्नर्स पे कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स की वजह से 8 × 1/8, और एक कहां पर है, केंद्र पर, तो कितने हो गए, 1 + 1। तो कहने का ये मतलब हुआ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में 2 परमाणु हो सकते हैं। कितने परमाणु हो सकते हैं, 2। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु मैक्सिमम निकटतम कितने परमाणुओं से घिरा होता है, और जितने परमाणुओं से वो घिरा होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और वो संख्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितनी होगी, 8, क्योंकि सेंटर का जो परमाणु है सभी कॉर्नर पे जितने भी एटम्स है 8 कोनों पे, वो सब आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकाल सकते हैं, 8 होगी। अब जो मैं निकाल रहा हूं, वो निकाल रहा हूं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन कितना होगा वो, कि तो एकक कोष्ठिका में कितने परमाणुओं की बात की, एक तो सेंटर पे और 8 कॉर्नर्स की वजह से कितना होता है, 1, 8 × 1/8।
तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 × 4/3 पाई आर, आर का हमने मान निकाल लिया। यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से जो आर स्क्वायर होगा वो 3a² / 16। तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा √3a/4। तो आप आर का मान ये रख सकते हैं। तो √3a/4 का क्यूब। तो इसको हल करेंगे तो 8/3 पाई इंटू ये हो जाएगा 3√3। √3 को 3 बार करेंगे तो 3√3 a³/64। तो कितना हो गया, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स। तो क्या हो गया, ये √3 पाई a³/8। ये क्या हो गया इसका, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन। और एकक कोष्टिका का आयतन वो कितना हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन वो हो जाएगा a × a, क्योंकि लेजेंथ उसकी कितनी है, a यूनिट सेल की। तो कितना हो जाएगा, a³। हमको पैकिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमको, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर पीएफ, पैकिंग संकुलन गुणांक। तो पैकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, एकक कोष्टिका में फॉर्मूला क्या है उसका, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन डिवाइड बाय एकक कोष्टिका का आयतन। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितने एटम्स हैं, मतलब एक कोष्टिका में जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसकी पैकिंग उतनी क्लोज होगी। तो क्या हुआ, परमाणु का आयतन तो हो गया √3 पाई a³/8 डिवाइड बाय a³। तो a³ से a³ कट गया तो √3/8 इंटू पाई। और इसका जो मान आता है वो 0.68, मतलब 68% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। जब इसका मान रखेंगे √3 और पाई का तो कितना मान आएगा इसका, 0.68। दिस मीन्स कितनी होगी, 68%। तो इसकी और ज्यादा पैकिंग होगी, वहां पे कितनी थी, 52%। तो ये मोर क्लोज पैकिंग होगी, ज्यादा पैकिंग होगी इसका, क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन उसके ज्यादा है। अब जो नेक्स्ट निकालेंगे हम निकालेंगे तो एक बात तो साफ ये हो गई कि ये जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव सेल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिमिटिव सेल में यदि और केवल यदि एक ही एटम होता है या एक ही लैटिस पॉइंट होता है, जबकि इसमें तो लैटिस पॉइंट एक से ज्यादा है। तो ये यूनिट सेल तो हो सकती है, लेकिन ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं हो सकती। अब हम प्रिमिटिव के इसमें क्या निकालेंगे, फंडामेंटल वेक्टर्स, अभाज्य सदिश। तो इसका अभाज्य सदिश निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि 3 यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल ये है, दूसरी यूनिट सेल ये है और तीसरी यूनिट सेल ये बना है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपको पता है, तो बॉडी में एक होंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे 3 एटम्स है। हमने इसको स्टडी करने के लिए ये हमने ओरिजिन मान लिया। हमको लैटिस वेक्टर ए चाहिए
लैटिस वेक्टर बी चाहिए और लैटिस वेक्टर सी चाहिए। इसको इसको निकालने की सुविधा के लिए हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया, इधर जेड एक्सिस। अब आप सोच रहे हो 3 यूनिट सेल क्यों ली, क्योंकि हमको 3 सदिश निकालने हैं और 3 सदिश निकालने के लिए हमको बॉडी सेंटर्ड एटम्स। लैटिस वेक्टर का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि आपका जो बॉडी पे जो सेंटर्ड एटम है वो किस पोजीशन पर है, तो उनकी पोजीशन हमको निकालनी है। एक को ए मान लिया, दूसरे को बी। अच्छा एक बात और है, ये जो पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब बीचों बीच होता है। एज लेंथ कितनी है, जैसे मैं कहूं इसकी एज लेंथ कितनी है ए, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब कितनी दूरी चलेगा वो a/2 दूरी पर। ये भी a/2 दूरी पे हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस, क्योंकि बॉडी के बीचों बीच है। अरे आप चौक का डिब्बा मान लो, चौक के डिब्बे के बीचों बीच जाओगे तो पूरी लेंथ है ए, तो उसके बीचों बीच जाने में तो a/2 ही होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस पे जाओ, चाहे वाई एक्सिस पे, चाहे जेड एक्सिस पे। तो मैं लैटिस वेक्टर ए निकालूं तो ए कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा कि आप यहाँ गए तो आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, इस पे जाने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना चले, ये आपका एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले आप a/2, तो a/2 आई कैप। इस पॉइंट को दिखाने के लिए इस पे एक्स एक्सिस पे कितना चले a/2 और y एक्सिस पे कितना चले आप, ये y एक्सिस है उस पे भी a/2 चलेंगे और x एक्सिस पे कितना चले a/2, तो प्लस a/2 j कैप। और z डायरेक्शन में कितना चले, अब z डायरेक्शन तो चूंकि ऊपर है हमको नीचे चलना पड़ेगा, तो कितना आया नीचे -a/2, तो -a/2 ठीक है। तो a/2 तो आप कॉमन ले सकते हैं, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये तो हो गया हमारा पहला लैटिस वेक्टर अभाज्य जालक सदिश का। अब मुझे ये निकालना b वेक्टर, तो b वेक्टर ये है, तो इसमें y पे तो कितना चले a/2, z पे कितना चले a/2, y पे कितना चले a/2 और x एक्सिस पे कितना चले, x एक्सिस किधर है इधर, तो उधर कितना जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो क्या हो गया b a/2 तो बाहर आ जाएगा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब कौन सा निकालेंगे c के लिए x एक्सिस पे तो a/2 चले, अरे बीचों बीच है सेंटर पे है तो a/2 क्योंकि पूरी लेंथ है ये, तो और z एक्सिस पे कितना चल रहा है उस पे भी a/2, लेकिन y एक्सिस में उल्टा चल रहा है तो y बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो a/2 तो कॉमन आ जाएगा, तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप ये हो जाएगा। तो ये तीनों लैटिस वेक्टर्स होंगे। अब इनका वॉल्यूम निकालना होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अभाज्य कोष्टिका का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अभाज्य तो a डॉट b क्रॉस c, तो कैसे निकालेंगे इसको, आप डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, i j के a क्या देखो a³ तो बाहर आ जाएगा, तीनों में ये a/2 हो तो a³ होके बाहर आ जाएगा। इसमें देखो i का कोएफिशिएंट कितना है 1, j का भी 1, k का -1 और b में -1 1 1 और c में 1 -1 और 1। इसको डिटरमिनेंट मेथड से आप सोल्व करोगे, कर लेते इसको सोल्व। तो वॉल्यूम हो गया आपका a³/8 और इसको सोल्व करेंगे i कैप के लिए, तो i कैप के लिए सोल्व करेंगे, एक बार किसके लिए करेंगे या फिर दूसरे मेथड से कैसे कर लो, b और क्रॉस c निकाल लो फिर a कर लो। तो उस केस में इसमें ij के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट कर सकते हैं, 3 का है ये, 2 में ij के लिखना है
तो 1 के लिए सोल्व कर लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, एक बार इसके लिए सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आप जो इसका वॉल्यूम निकालोगे वो कितना आ जाएगा, a क्यूब बाई, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, अभाज्य कोष्ठी का। जो अभाज्य सदिशों से जो भी क्रिस्टल बनेगा उसका आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो आई होप कि ये आप समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।